नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे भागवत की चेतावनी। पिछले दिनों देश के 4 राज्यों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं चिंता के साथ ही चुनौतियां बनी रही। सरकार हो या समाज, ये तो तय है कि हिंसा से किसी का भला नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर हिंसा कौन करता है और सांप्रदायिक हिंसा से किसका फायदा होता है। क्यों किन्हीं दो समुदायों के बीच खाई खोदी जाती है, शांति, सद्भाव और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश क्यों की जाती है। लेकिन हिंसा के बाद की जो परिस्थितियां होती हैं वो इससे कई गुना घातक होती हैं। राजनीति की बात करें तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग होता है। हालांकि सरकार की ओर से तमाम कार्रवाई होती है, दंगाइयों के ठिकानों पर बुलडोजर दौड़ाया जाता है। चेतावनी होती है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। दंगाइयों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी चेतावनी दी है। मोहन भागवत ने देश भर में हो रहे दंगों को लेकर एक टिप्पणी की है कि जिस समाज को हिंसा पसंद है वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। भागवत ने कहा कि हिंसा से किसी को फायदा नहीं होता, सभी समुदायों को एक साथ मानवता की रक्षा करनी चाहिए। भागवत का ये बयान पिछले दिनों रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के कई हिस्सों में हुई हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह के बयान भी सामने आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेता ही गरीब मुसलमानों को पैसे देकर पत्थर फिकवाते हैं। गौरतलब है कि आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कुछ दिनों पहले ही अखंड भारत को लेकर बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संघ के लिए यह हमेशा से सर्वोपरि रहा है। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं उससे 20-25 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। देखिए, मोहन भागवत की चेतावनी है और वाकई में ये बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया, और ये है भी कि वाकई में आखिर दो समुदायों के बीच जो खाई खोदने का काम है ये कौन कर रहा है। इस तरह की हिंसाओं से किसका फायदा हो जाएगा। राजनीतिक रूप से यदि हम अलग चलें, आरोप प्रत्यारोप लगता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे में किसको फायदा है, क्योंकि वाकई में जब ये हिंसा होती है उसके बाद की तस्वीरें वाकई बहुत घातक होती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। अब उसके दिन लग गए। आखिरी छटपटाहट हिंसा की तरफ, असद्भावना की तरफ। सद्भावना पर जो चलते हैं, अहिंसा पर जो चलते हैं, सत्यवाद पर, न्यायवाद पर जो चलते हैं, उनके लिए समय है, क्योंकि वो रहने वाले हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जो लोग दंगा करते हैं वो लोग समाप्त हो जाते हैं। निश्चित रूप से ये बात सच है कि जहाँ भी अशांति होगी वो समाज कभी तरक्की नहीं करेगा। लेकिन पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये बात यहाँ चरित्रार्थ होती है। एक तरफ भागवत जी अपने कार्यकर्ताओं को ये नसीहत दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग जालीदार टोपी लगा करके अयोध्या जैसी संवेदनशील जगह जो आज पूरी दुनिया के निशाने पर है, वहाँ पर मस्जिद के सामने मांस के टुकड़े फेंककर, कुरान के पन्ने फाड़ करके और अभद्र भाषा लिखे हुए कुछ पर्चे और टिप्पणियां करके जिस तरीके से देश का माहौल और प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन आरएसएस को ध्यान देना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आरएसएस के लोग के मन में राम बगल में छुरी, मिल जाए राम तो मार दें छुरी, इस तरीके की भावना चरितार्थ होती है। ये लोग कहते कुछ और हैं और करते। देखिए, चेतावनी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इससे किसको फायदा होगा। एक बात और है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश की तरफ ले चलूं मैं आपको, तो मध्य प्रदेश में भी वाकई में पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी ये तमाम बातें कह दी थी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वही पैसे देकर गरीब जो मुसलमान होते हैं उनसे ये काम करवाती है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को उन्होंने निशाने पर लिया। खैर, विपक्ष है, कांग्रेस है, कुछ भी बोल सकते हैं, आरोप लगाने का अधिकार है, बात रखने का अधिकार है, लेकिन हकीकत में जो हुआ है ये एक जांच का विषय था। जांच होने के बाद भी बहुत सारी जगह बुलडोजर भी चल गए, फिर भी ये चीजें अब ना हो, दोबारा ना हो। और सबसे बड़ी चीज कि जो हुआ है उसमें किस मानसिकता के लोग हैं कि देखिए कि उनको, जिनको चोटें आई हैं, जो लोग घायल हुए हैं, जिनके घर टूटे हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना जो हमें देखनी पड़ेगी इस देश में रहते हुए। तो आखिरकार ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है। सबका अपना धर्म है, सबको निभाना है, सबके अपने अधिकार हैं, क्यों आप इस तरह की चीजों को लाकर देश में माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, और किया भी गया है। विस्तार से इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए शशांक यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शशांक जी मैं आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि जो प्रतिक्रिया है, जो बातें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की तरफ से आई हैं। मोहन भागवत ने ये एक चेतावनी दी है और साफ तौर पर कहा है कि जो लोग भी इस तरह की घटनाएं करते हैं वो अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं या गिन लें। ये तमाम चीजें हैं। अखंड भारत बनाने की बात उन्होंने पहले भी बोली थी। जो माहौल बना हुआ है ये हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, बावजूद हो रही हैं। कड़ाई दिखाई जाती है, सब कुछ किया जाता है, फिर भी हम ये देख रहे हैं। किसे आप मुख्य रूप से जिम्मेदार मांगते हैं और इस तरह की घटनाओं में किन लोगों की संलिप्तता हो सकती है? ये बयान बहुत ही एक तरह से ये देशी अहिंसा का है। गांधी का ये देश है और यहाँ पर हिंसा की तो कोई जरूरत ही नहीं है। कभी हमने उसको पसंद भी नहीं किया। लेकिन तकलीफ वहां पर होती है कि जब गांधी जी की तस्वीर पे गोली चलाई जाती है, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद बोला जाता है और किसी जिम्मेदार आदमी का बयान नहीं आता है, और जो लोग गोली चलाते हैं उनको प्रतिष्ठा मिलती है। जब 13 प्रमुख विपक्षी दल एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं कि साहब हिंसा पर आप कंट्रोल करिए, प्रधानमंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। जब 100 ब्यूरोक्रेट पूरे जो देश के टॉप प्रमुख सचिव तक रहे, कैबिनेट सचिव तक रहे, वो लोग लिख के देते हैं कि हिंसा सर उठा रही है और एकांगी दृष्टिकोण बन रहा है, हमारे तरफ से कोई बयान सरकार की तरफ से तब भी नहीं आता है। जब अमेरिका की जो फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी पार्लियामेंट की है वो कहती है, तब भी कोई बयान नहीं आता है, बल्कि ये कहा जाता है कि ये हमारे इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप है, उनका देखने का नजरिया सही नहीं है। और जब एक इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर मैदान से कहता है कि हिंसा भारत में हो रही है, एक सबसे बड़ी चीज जो चिंता पूरी दुनिया में हो रही है वो ये है कि डेमोक्रेसी का जो स्वरूप भारत में निकल के आ रहा है, जो बहुसंख्यकवाद में बदलता जा रहा है, मेजोरिटेरियन में जो बदलता जा रहा है, जहां पे जिस देश में हिंसा को कभी भी उचित नहीं माना गया, वहां पर हिंसा एक राजनीतिक टूल बन रही हो, तो पूरे दुनिया में चिंता है। ऐसे समय मुझे लगता है कि ये एक फेस सेविंग डिवाइस है आरएसएस के प्रमुख द्वारा, आगत जी द्वारा जो बयान दिया गया है। लेकिन कोई अच्छी बात कही गई है, किसी ने भी कही है, उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी भी हिंसा को पसंद नहीं करते हैं। और लेकिन इस बयान के मायने राजनीतिक है, क्योंकि इसके पूर्व ही अभी कुछ दिन, मुश्किल से 15 दिन हुए, तब भागवत साहब ने कहा था कि संविधान को लेकर जो है, जो अल्पसंख्यक है वो संविधान की आड़ में एक अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले डोभाल साहब ने जो आईपीएस ट्रेनी थे उनसे कहा कि साहब सिविल सोसाइटी जो है वो एक अगला चैलेंज होंगे। ये वो खतरे हैं जिनको पूरी दुनिया देख रही है। अगर सिविल सोसाइटी को भी आप खतरे के रूप में देख रहे हैं तो डेमोक्रेसी का बच पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भागवत साहब ने, क्योंकि एक वैचारिक प्राणवायु है भाजपा की और उनकी तरफ से आया, तो हम एक उम्मीद करते हैं कि हिंसा की ये निंदा जारी रहेगी। आज भागवत साहब ने करी है, तो कल को हम लोग मोदी के लिए उम्मीद करेंगे, शायद वो भी इस पर अपने को विचार रखते हैं। ठीक है, चलिए शशांक जी वापस आती हूँ। राघवेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है। बहुत सारी बातें शशांक जी ने यहाँ पर कही हैं। देखिए, मोहन भागवत ने जो कहा, मुझे लगता है पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम लोग चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन उसको कहीं ना कहीं शशांक जी ने जो बातें कही हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और जो पीछे से कुछ और होता है, ये चीजें बहुत बार मैं सुन रही हूं। क्या कहेंगे इस पे? नाथूराम गोडसे का जिक्र भी बहुत बार आया है, अभी सपा भी कर रही है, कांग्रेस भी करती आई है। ये सवाल मुझे लगता है पूरे देश में, यूपी से लेके एमपी तक, एमपी से लेके और जगह तक, ये नाथूराम गोडसे वाली बात बहुत बार आई है। देखिए, ये लोग कहते हैं, अब इस बात का क्या जवाब दें? लोगों को तो कुछ कहना ही है। भारतीय जनता पार्टी भी किसी अपराधी के पक्ष में कभी खड़ी नहीं रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी
इलाहाबाद हाई कोर्ट में बम विस्फोट में जिन दंगाइयों ने बम विस्फोट किए थे उन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। लखनऊ हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि ये जो इनको आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, इससे सांप्रदायिक सौहार्द कायम होगा। ये क्या था? अखिलेश यादव आजमगढ़ में दंगाइयों के घर जाते हैं, आतंकवादियों के घर जाते हैं। ये क्या है? ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते आतंकवादियों का तुष्टीकरण करने लगे हैं। राजीव जी, बहुत ही चिंता की बात है। ये लोग आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इनकी बात मान लेती, वो आतंकवादियों को छोड़ देती, तो क्या दशा होती देश की? जिन लोगों ने 35 लोगों की हत्या की थी, उसको ये लोग कह रहे हैं इनको छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द कायम होगा। और ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर उपदेश कुशल बहुते रहे। इन लोगों के समाजवादी पार्टी की जब सरकार उत्तर प्रदेश से 12 से लेकर 17 तक थी, राखी जी, उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे। बड़े बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर में घुमा करते थे। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद सरीखे अपराधी जेलों के अंदर से विधायक बनते थे। बड़े बड़े अपराधियों के साथ मुख्यमंत्री की फोटो आती थी। फूलन देवी, अन्ना शुक्ला, डीपी यादव, बड़े लंबी श्रृंखला जिनको इन लोगों ने सदन में पहुंचाने का काम किया है। ये लोग बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन इन लोगों के खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग है। हमारे जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने बयान दिया है, बिल्कुल सही बयान दिया है। अब वो दिन लद गए। अब ये आज की जो पहले अपराधी जो अपराध करके मुकर जाया करते थे, अब जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है, अपराधी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे गिर जाते हैं, किसी न किसी कैमरे में रख लिए जाते हैं। अब उन लोगों को बाहर जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, किसी भी तरीके के अपराधियों को छोड़ने के मूड में नहीं है, बख्शने के मूड में नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो भी अपराधी होगा उसमें जाति धर्म नहीं देखेंगे। राखी जी, अभी आपने देखा अयोध्या में हिंदू लोग गिरफ्तार हुए, हिंदू बच्चे गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर हमारी सरकार ने रास्ता लगाने में कोताही नहीं बरती। इसी प्रकार से हम लोग कभी भी किसी का चेहरा नहीं देखते हैं। हम लोग आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए हलफनामा नहीं देते हैं। आजमगढ़ में आतंकवादियों के घर नहीं जाते हैं। अपराधी अपराधी होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो इसीलिए 2017 से लेकर के 2022 तक हमारी ठसक के साथ सरकार चली। कुछ अपराधियों ने लखनऊ में एक बार अपराध करने का प्रयास किया। हम लोगों ने किस तरीके से उससे निपटा पूरे देश ने देखा। उनकी हम लोगों ने फोटो भी चस्पा की, उनके ऊपर बुलडोजर भी चलवाया, उससे रिकवरी भी की। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में उस दिन के बाद आज तक कोई पर कहीं पर भी सुई नहीं गिरी है। आगे भी इसी तरीके से होगा। जो भी अपराधी होगा उसको निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जाएगी। उसमें जाति धर्म हम लोग नहीं देखने वाले हैं। ठीक है राघवन जी, ये जो सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ या इस तरह की घटनाएं हुई, और वाकई में ये बात बिल्कुल सही है, सिर्फ 2 विशेष वर्गों में ये जो खाई खोदने का काम है, क्या लगता है कौन कर रहा है? क्योंकि बात वही आती है, यदि हिंदू धर्मों का कुछ कार्यक्रम है, कोई जुलूस है, पथराव हो गया है, तो आरोप किस पे लगता है वो आप समझ सकते हैं। उनके इधर कुछ हो जाता है तो इधर आरोप लग जाता है। क्यों ये तमाम चीजें? कहीं इसका फायदा कोई तीसरा वर्ग तो नहीं उठा रहा? कुछ और तो नहीं है इसके पीछे? आपको क्या लगता है? नहीं राखी जी, देखिए चश्मा सही होना चाहिए, देखने का नजरिया सही होना चाहिए। भाई क्यों समाजवादी पार्टी सरकार में हर तीसरे दिन दंगे होते थे? कारण यह था हमारी 14 कोसी परिक्रमा रोकी जाती थी। हमारे मंदिरों से तो हाथ उतरवा दिए जाते थे। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे मंदिरों में जाके हाथ उतरवा देते थे, लेकिन अन्य समुदाय के मस्जिदों में या अन्य धार्मिक स्थलों में नहीं उतरते थे। हमारे जो होते थे धार्मिक रीति रिवाज, हमारे त्योहारों पर तो पाबंदी लगातार लगती थी। हमारे शंकराचार्यों को तो लखनऊ की सड़कों में मारा जाता था। लेकिन अन्य जो अपराधी लोग होते थे, अन्य समाज के त्योहारों की तरफ सॉफ्ट नजरिया बरता जाता था। इस प्रकार से काम नहीं चलता, नजरिया एक होना चाहिए। तभी उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे, अपराधियों के मनोबल बड़े रहते थे। हम लोग जो है जितनी शक्ति से हिंदू अपराधियों के साथ निपटते हैं, उतनी ही शक्ति से मुसलमान अपराधियों के साथ निपटते हैं। हम लोगों का चश्मा एक है। आप लोगों ने देखा होगा राकेश जी, उत्तर प्रदेश में हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे हैं। हम लोगों का नजरिया एक रहता है, नजरिया अलग नहीं रहता है। ये हर समाज का व्यक्ति जानता है। तभी तो अभी देखिए हाथ उतरवाने की बात आई। वो हमारे मुस्लिम वर्ग के लोगों ने हमारे कंधे से कंधा मिला करके हाथ उतरवाया।
सड़कों पर से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी दो तरफा कार्रवाई नहीं करती है, हमेशा एक तरफा कार्रवाई नहीं करती है। हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। हम लोग जितनी सख्ती मुसलमानों के साथ करते हैं उतनी ही सख्ती हिंदू लोगों के साथ भी करते हैं। हाई कोर्ट ने जो कानून बनाए हैं, मंदिरों से भी हाथ उतरवाए जा रहे हैं, मस्जिदों से भी हाथ उतरवाए जा रहे हैं, हमारे जुलूसों पर भी पाबंदी हो रही है, मुसलमानों के जुलूसों पर भी पाबंदी है। ये आधे समाज के लोग भी देख रहे हैं, इसीलिए तो सामुदायिक सौहार्द कायम उत्तर प्रदेश करा कीजिए। ठीक है, अगर हम लोग जी ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। शशांक जी, ये मुझे लग रहा है कि ये बहस भागवत जी के बयान पर हो रही कि समाज में हिंसा के क्या स्थान है और नहीं होनी चाहिए, या लॉ एंड ऑर्डर पे हम बात कर रहे हैं। जिन सवालों को मैंने उठाया था उन सवालों का कोई जवाब राघवेंद्र जी ने नहीं दिया। मैंने कहा कि 100 ब्यूरोक्रेट जो नौकरशाह है वो डिमांड कर रहे हैं कि ये चीजें अनुचित नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अखलाक हत्याकांड में जो दोषी थे और एक अभियुक्त की जब वो जो पकड़ा गया बाद में, उसके ऊपर तिरंगा लहराया जाता है और केंद्र सरकार के मंत्री तक उसको माला पहनाने जाते हैं। उसी के बाद, जबकि नियम है, मैंने ये विधानसभा में भी सवाल उठाया था कि क्या ड्यूटी के अलावा किसी के ऊपर तिरंगा फहराया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार का योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट जवाब था कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त जो कि एक्शन में जिसकी डेथ हुई उसके अलावा या जिसको राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए उसी को ऊपर झंडा फहराया जा सकता है। वही चीज किसान आंदोलन में पीलीभीत का एक किसान मरा, वहां पर किसानों ने उसमें तिरंगा फैलाया। गवर्नमेंट ने तुरंत इन लोगों पे कार्रवाई कर दी और उसकी पत्नी भी, बच्चे सहित सबको मुकदमे में कायम कर दिया। मैं ये हिंसा की बात कर रहा हूं कि आप हिंसा को ग्लोरीफाई करते हो। आप जहां पर पिक एंड चूज चलता है, जहां पे आपको हिंसा लगती है कि वो राजनीतिक मायनों से आपके लिए फायदेमंद है, वहां आप आंखें बंद कर लेते हो। जहां पे आपको लगता है कि हिंसा करने से, सख्ती करने से, राजनीतिक मायने से आपको लाभ मिल रहा है, वहां पे आप ना कर लेते हो। मैंने नाथूराम गोडसे के प्रश्न को उठाया था, उस चीज पर कोई कंडमनेशन, देखिए राघवेंद्र जी बोले, शशांक यादव बोले, इससे मतलब नहीं होता है कि नाथूराम गोडसे को जब तक, आज भागवत जी ने पहली बार बोला कि समाज में हिंसा उचित नहीं है। कितने लोग पूरी दुनिया के डिमांड कर रहे हैं, मोदी जी बोले इस बात पर, मोदी जी खामोश हैं। ये हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात नहीं कर रहे हैं। आरएसएस केवल उत्तर प्रदेश तक नहीं है। जब हम मोहन भागवत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो भागवत जी का 1925 का संगठन है जो पूरे देश में फैला हुआ है, और उसकी जब वो बोलते हैं तो हिंदुस्तान में उसके कुछ मायने होते हैं। वो अलग बात है कि हम जल्दी से उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पाते, लेकिन अगर कोई अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि समाज में हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये एक सैद्धांतिक बात है और इसका हम पूरी तरीके से समर्थन भी करते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इनके कहने का कोई लाभ नहीं होगा अगर एक्शन में, जब तक भारत की सरकार से मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जब तक उनकी तरफ से इस तरह के बयान नहीं आएंगे, तब तक न राष्ट्र में न बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि आसानी से सुधारने वाली नहीं है, मेरा ये कहना है। और इस संदर्भ में भागवत जी के बयान को देखा जाना चाहिए। राघवेंद्र जी, भाई हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र जो कह रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री के कृत्यों से नहीं लग रहा है वो जो अपराधियों के प्रति कितने सख्त हैं? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपराधियों के प्रति, अपराध के प्रति कितने सख्त है? हमारे कामों से नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? हर विषय के लिए बयान देना आवश्यक है क्या? और समय समय पर देश के प्रधानमंत्री बयान भी देते आए हैं, संकेत भी देते आए हैं, काम भी करते आए हैं। उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, दोनों जगह हमारी सरकार है। हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध हो या आतंकवाद हो, मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, हम लोग आतंकवाद, अपराध, गुंडागर्दी, अन्य विषयों को लेकर के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे हैं। और हमारी जो है केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उसे कृत्यों से भी नजर आ रहा है। हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। मैंने दोबारा कहना चाहता हूँ, अयोध्या में जो घटना हुई, अगर हम लोगों की नीति सिद्धांत में कोई अंतर होता, हम लोग दो चश्मे लगाए होते,
तो ये हिंदू जो लड़के जो पकड़े गए हैं, जिन्होंने मस्जिदों में कुछ फेंकने का काम किया था, उन पर रासुका लगाते क्या? हम लोगों ने बिल्कुल 1 मिनट की देरी नहीं की, तत्काल प्रभाव से रासुका लगाई। हम लोग मस्जिदों से हाथ उतरवा रहे हैं तो मंदिरों से भी हाथ उतरवा रहे हैं। ठीक है, सबसे राघवन पहले जी, योगी जी ने अपने कुछ कह रहे हैं मठ से हाथ शशांक जी, उतरवाने हाँ। का काम किया था, मान्यवर ठीक है। जी। राजीव जी, मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ। देखिए, आप तो आ गए बयानबाजी के चक्कर में। मैं जो आप उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2000 से ज्यादा 21,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर सिखा रहे, उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या का प्रकरण होता है जहां पर कार्रवाई होती है। जो चीजें दिखाई पड़ती हैं उसको सोसाइटी भी लाइक करती है कि ये एक एक्शन लिया गया। लेकिन उसी वक्त आप इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं तो राष्ट्र के संबंध में बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की, बंगाल की, बिहार की जो घटनाएं, और एक पैटर्न है सारी घटनाओं में, और वो पैटर्न इस बात का है कि वो रामनवमी या हनुमान जयंती पर वो घटनाएं हो रही हैं और एक ही प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। मैं कह रहा हूं कि एक्शन किसी भी रूप में हो, जो सरकारें होती हैं जिम्मेदार वही कहलाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर आप थोड़े से प्रिएम्प्टिव हुए उत्तर प्रदेश में तो आपको लाभ मिला, यहाँ पर बड़े दंगे, बड़े खुरापात नहीं हो पाए। वही चीज की चूक हुई दूसरी जगहों पर। तो एक पूरा का पूरा जो चीज तो राखी जी बार बार कह रही है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, इसके पीछे जैसे हमारी आशंका ये रहती है कि आपकी जो ध्रुवीकरण की राजनीति है तो आप इस तरह के तत्वों को बहाना दे सकते हैं। हम गलत हो सकते हैं। इसमें यह भी तो हो सकता है कि विदेशी लोग इस विवाद में लाभ उठा सकते हैं, हमारे देश की एकता को, अखंडता को खंडित करने के लिए हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी विवाद होगा तो जिम्मेदारी और सवाल जवाब आप ही से होगा। मैं इस चीज को कहना चाहता हूं। इस संदर्भ में मोहन भागवत साहब का हिंसा समाज में ना हो, इस संदर्भ में उनके बयान को देखा ना जाना चाहिए पॉजिटिव साइड में। मैं कहने को ये भी कह सकता हूं कि ये हाथी के दांत में दिखावे की बात है, लेकिन मैं इसको ना कह के मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने भागवत साहब ने कहा है कि हिंसा को समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें एक ट्राई करना चाहिए कि ये भावना जो गांधी जी के समय थी, जो ये देश गांधी ने बनाया था, जो अहिंसा परमो धर्मा का हमारा जो एक जिस पर हमारा पूरा देश की जो पूरी एक हमारी संस्कृति रही है, उस चीज को बढ़ावा देने का हमको एक मौका मिला है। मैं इस चीज को हाईलाइट करना चाहता हूँ। ठीक है राघवन जी, मैं तो बस यहाँ पे देखिए ये जानना चाहती हूँ कि दोबारा इस तरह की चीजें ना हो। नियम कानून अपनी जगह है, कार्रवाई अपनी जगह होती है, जांच पड़ताल अपनी जगह होती है, लेकिन इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं ना, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें। कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए भी हैं, दोबारा ना हो, एक खौफ पैदा होना चाहिए। कहते हैं ना, अपराधी में जब तक खौफ पैदा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो किसी भी कृत्य को यदि वो कर रहा है, उसमें उस चीज को करने के पहले वो 100 बार सोचे। ये खौफ मुझे लगता है होना चाहिए। ये बिल्कुल खौफ है। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को और अपराधियों को खौफ भरा हुआ है। हमारी जब पिछली सरकार थी योगी पार्ट 1, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, हजारों लोगों ने गले में तख्ती डालकर थानों में समर्पण किया था। हम लोगों ने पुलिस एनकाउंटर में 200 से ऊपर वांछित अपराधी मारे थे। जब हमारी दूसरी सरकार बनी है, हमारी इधर काउंटिंग हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी गुंजाइश हो गई थी, उसी समय गले में तख्ती डालकर थानों में लोग अपराधी समर्पण करने लगे थे। इस बात को कहने में मैं कतई गुरेज नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार से अपराधी और जो गुंडा तत्व जो है वो बहुत भयग्रस्त हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध खत्म हो गया है। भू माफिया के में एक्टिव हुआ करते थे, शिक्षा माफिया एक्टिव हुआ करते थे, मोरंग माफिया, बालू माफिया कहाँ चले गए सब? हम लोगों ने सख्ती से निपटने का काम किया है। पहले जो होता था राखी जी, पहले राजनीतिक संरक्षण मिला करता था। राखी जी, राजनीतिक लोग कहा करते थे देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का। राखी जी, मैं आपके पाले में गेंद डाल रहा हूँ, क्या ये बात सही है? क्या देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है? ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। कमाल कर देश का प्रधानमंत्री था। आतंकवादियों के लिए श्री हाफिज सईद साहब कहा जाता था, ओसामा जी कहा जाता था, हाफिज सईद साहब कहा जाता था, मसूद अजहर जी कहा जाता था। ये साधारण लोग नहीं करते थे, बड़े बड़े नेता कहा करते थे। और मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते आतंकवादियों के पाले में कब राजनीतिक शक्तियां बैठ जाती थी पता भी नहीं चलता था।
बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ऐसे राजनीतिक दलों ने हमारे देश पर और प्रदेश पर शासन किया है। ठीक है। लेकिन चश्मा सही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है, देश की जनता जानती है राजनीतिक शक्तियों की इच्छा शक्ति क्या है, उसी हिसाब से काम करती है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ठसक के साथ चल रही है, अपराधी जानते हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत है। चाहे अपराधी कोई भी हो, चाहे किसी भी वर्ग से आता हो, चाहे किसी भी वर्ग धर्म से आता हो, उसको हमारी सरकार बख्शने वाली नहीं है। रागी जी ठीक है, कुछ कह रहे हैं शशांक जी, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ राजेंद्र जी से, अभी समय भी नहीं बचा है। हाँ। लेकिन पिछली बार भी उत्तर प्रदेश की सरकार में 75 में से 74 जिलों में पूरी तरीके से 144 लगाकर धरना प्रदर्शन पूरा खामोश कर रखा था। इस समय भी किसान भुगतान मांगने निकाल के सिंपल सी, मैं अपने लखीमपुर गोला तहसील की बात कर रहा हूँ जहाँ पे किसान पहुंचे। हिंसा ये भी होती है राजनीति जी, अगर डेमोक्रेटिक परिस्थितियों में आप प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे हैं, जनता में अगर खौफ है, वो खौफ भी हिंसा है। सख्त प्रशासक हो सकता है, सख्त राजनीतिक नहीं हो सकता है। राजनीतिक अगर सख्त है तो फिर वो तानाशाह बनता है। तो कृपा करके देश को तानाशाही की तरफ मत ले जाइए। जो जनता के, आप कहीं पर भी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट करने का कहीं पर अधिकार नहीं है। पुलिस तुरंत पहुंची जबकि 144 भी नहीं लगी हुई है। पत्रकारों वाला हाल आपने देख लिया बलिया के अंदर, वो भी हिंसा कहलाती है। हिंसा केवल गोली बंदूक से हिंसा नहीं होती है। उस पत्रकार को भी उठा के आपने बंद कर दिया जिसने कहा था कि आप जो है ये पर्चा लीक हो रहा है। उस न्यूज 18 के पत्रकार को भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, जिसने केवल एक अनुरोध किया था कि साहब डीजे की आवाज कम की जाए। अगर उसकी भी सुनवाई नहीं हो रही, वो भी एक हिंसा है। हिंसा केवल लाठी डंडे से नहीं होती है, हिंसा विचार की भी होती है। हिंसा कर्तव्यों के ना निभाने को भी हिंसा कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि भागवत जी का जो बयान आया है इसको समग्रता में लिया जाए और एक जो अहिंसा और डेमोक्रेटिक माहौल है इसको बढ़ावा दिया। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भागवत की चेतावनी है। देखिए, चेतावनी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक वर्ग के लिए चेतावनी है। देश में जो हुआ है, उन तमाम लोगों ने जो किया है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन सबको चेतावनी है। और इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो माहौल खराब करते हैं, इसलिए उनमें खौफ पैदा होना बहुत ज़रूरी है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके प्रति ज़रूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर ये तमाम लोग कौन हैं, इनको क्या इससे फ़ायदा होता है, जो एक सौहार्द बिगाड़ने से इन्हें क्या हासिल होता है, ये नहीं होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि अभी जो चीज़ें धीरे धीरे पटरी पर आई हैं या नॉर्मल हुई हैं, दोबारा ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी। और निश्चित तौर पर ये देश है, हर वर्ग को, हर जाति धर्म को यहाँ रहने का, अपने धर्म निभाने का, अपने कार्यक्रमों को करने का, रीति रिवाज निभाने का अधिकार है। और कोई यदि उसमें एक अड़चन पैदा करता है या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई करने का सरकार को, प्रशासन को पूरा अधिकार है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।